हेलो एवरीवन। आज क्लास लेंगे हम 44 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस की। आज की लास्ट क्लास होगी। इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी से एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा कौन सा टॉपिक है जो थोड़ा सा हमने इसको स्टडी कर ली थी और आज इसको बाकी पार्ट भी इसका स्टडी करेंगे। प्रेजम्पटिव इनकम एंड उसके बाद टैक्स की बात करिए। परिकल्पित जो आय है जिसके अंदर ये मान लिया गया है कि आपकी इतनी इनकम मान ली जाएगी, इसकी बात करेगी। तो इसके अंदर हम दो सेक्शन की हमने स्टडी कर ली थी कि एक तो ट्रांसपोर्ट में कौन सा मैं बात करूँ। ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने आपको पूरा वर्ड काम लिया। ट्रांसपोर्ट भी केवल ट्रक का जब बिजनेस करते थे उसकी बात की थी। और एक था स्पेसिफाइड, आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, विशिष्ट पेशागार थे, पेशाकर थे, उनकी बात की गई थी। अब देखिए, प्रीजम्पटिव इनकम जो टैक्स है उसका प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीक होता है। ये लागू होता है छोटे व्यवसाय पे, स्मॉल बिजनेस पे। अब स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या है? स्मॉल बिजनेस का मतलब ये है जिनकी सेल्स और टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ तक की उनकी सेल्स या टर्नओवर। केवल प्रॉफिट की बात नहीं, प्रॉफिट चाहे उनका लॉस हो जाए कुछ भी हो, हमें प्रॉफिट की बात नहीं करना है यहाँ पर कि इसके अंदर कौन एप्लीकेबल है कौन नहीं है। उसके लिए बताया गया है कि इसमें वही व्यक्ति एप्लीकेबल है जिसकी सेल्स, जिसका टर्नओवर साल भर में 2 करोड़ तक ही है। मैक्सिमम 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ तक ही है। 2 करोड़ के बाद 1 करोड़ ज़्यादा बढ़ गया तो स्मॉल बिजनेस में काउंट नहीं होगा, तो फिर उसको इस सेक्शन का बेनिफिट हम नहीं दे सकते। इस सेक्शन का बेनिफिट देने के लिए स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस मतलब 2 करोड़ तक इनकम होनी चाहिए। इसमें रिटेलर है, जो फुटकर व्यापारी है, कंस्ट्रक्शन करने वाले व्यापारी, वो भी इसके अंदर शामिल है। ऐसा नहीं कि वो शामिल है, सब कुछ शामिल है मतलब इसके अंदर। अब इसमें निम्न व्यवसाय इसमें शामिल नहीं है, फिर भी इसमें कुछ है जो शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल नहीं है? इसमें बताया गया था विशिष्ट पेशागत, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जो कि मैंने पहले बात करी थी कि एडवोकेट है, सीए है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, डिग्री डेकोरेशन वगैरह 7 जो करते हैं आपके, वो व्यक्ति इसके अंदर आते हैं। तो ये इसके लिए सेक्शन 44 एडीए बताया गया था, उसके अंदर टैक्सेबल है। इसके अंदर अमाउंट बताई गई थी आपको, कितनी अमाउंट टैक्सेबल है, कितनी है बताया था। उसके अंदर मैंने 50% अमाउंट टैक्सेबल है और उनकी भी एक लिमिट बताई थी कि ये इसमें 50 लाख तक वाले शामिल होंगे जिनके ग्रोथ से 50 लाख रुपये तक। अभी दोबारा हम लेंगे इसको वापस। बिजनेस इसकी इनकम है कमीशन और ब्रोकेज से, तो कमीशन और ब्रोकेज के लिए अलग से रूल है, तो कमीशन और ब्रोकेज वाले यहाँ पर भी इसमें शामिल नहीं हो गया। एजेंसी वर्क वाले भी इसमें शामिल नहीं है। ट्रक ऑपरेशन वाले बात करी थी, जो मैंने वहाँ ट्रांसपोर्ट के नाम से याद किया था, उसका ट्रांसपोर्ट भी नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक ऑपरेशन वाली बात की जाएगी। वो है 44 एम ई टैक्सेबल है, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है। अब आपकी बात आती है कि इसमें कितनी अमाउंट इनकम टैक्सेबल बनेगी, तो वही रूल एप्लीकेबल होगा जो ट्रक वाले में ट्रक में सॉरी पहले हमने पढ़ा था एप्लीकेबल का, कि यदि कैश में यदि आप सारी रिसीव करते हो तो उस अमाउंट का, जो अमाउंट आपने कैश में रिसीव करी उसके तो 8%, और जो अमाउंट आपने डिजिटल पेमेंट वाला अकाउंट पे ही चेक से करी, जो आपके खाते में जमा होने वाले चेकों से करी है, उसका 6% आपका टैक्सेबल होगा। डिजिटल पेमेंट उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी, आप समझ गए हैं कि कौन सा डिजिटल है, कौन सा कैश आइटम माना जाएगा, ठीक है। ऐसा क्रॉस चेक आपने दे दिया तो भी कैश में माना जाएगा, लेकिन क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही चेक है तो फिर वो 6% के रेट में आ जाएगा, फिर वो यहाँ पर नहीं आएगा। जैसा भी हमने पिछले वाले क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल भी लिया था। तो आज बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कैश रिसीव होने वाली अमाउंट पर जितनी अमाउंट आपने कैश में ली है उसका 8%, और जितनी अमाउंट आपको डिजिटल पेमेंट है उसका 6% मिलेगा। अशीटमेंट 20 या 17-18 से उपरोक्त बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेमुनेशन की छूट भी नहीं मिलेगी पार्टनर्स को। सॉरी, यहाँ पर पूरा लिखना भूल गया। पहले क्या था कि अशीटमेंट 2017-18 मतलब तो काफ़ी मतलब आज से 4 साल पहले की बात बताई जा रही है कि 4 साल पहले तक ये इनकम मानने के बावजूद भी इसकी इनकम आपने फिक्स निकाल ली। इस इनकम के बाद में केवल एक ही खर्चा अलावा था, और वो था ये कि पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनेशन फिर भी हम दे सकते थे, लेकिन अब वो भी अब डिसअलाउ कर दिए, ठीक है। मतलब कोई सब खर्चा अलाउ नहीं, सीधे 8% इनकम मान ली सेल्स की। ना आप खर्चे बताओ हमें, ना खर्चे आप करोड़ों पे खर्च करो, हमें मतलब नहीं, बस हम तो 8% और 6% इनकम मान लेंगे आपकी। सेक्शन 444 ADA, सेक्शन 4 ADA बताया गया स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स है, ठीक है ना, ऊपर बताया गया था। अब इनकी प्रीमियम इनकम के लिए इनकी ग्रोथ रिसिप्ट, मतलब इस सेक्शन में टैक्सेबल होने के लिए इनकी ग्रोथ जो रिसिप्ट है वो मैक्सिमम 50 लाख होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा यदि इनकी है तो उसको इस टैक्स, इससे हेड के अंदर नहीं आएंगे, फिर वो नॉर्मल के अंदर माने जाएंगे, फिर वहाँ पर टैक्सेबल होंगे। तो इनको पूरा सी ऑडिट वगैरह सब कुछ करानी पड़ेगी, फिर आपकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। टैक्सेबल इनकम कितनी माना जाएगी? इनकी जो 50% पार्ट है वो ग्रोस रिसिप्ट का, वो आपका इनकम टैक्सेबल माना जाएगा। इसका ग्रोस रिसिप्ट का कितना मानेंगे? 50%, क्योंकि इनके पास कोई ज़्यादा मशीन इक्विपमेंट लगाते नहीं है, कोई ज़्यादा खर्च होते नहीं है, बस डॉक्टर बैठ के अपना सामान लेकर और चेकअप कर रहा है, ठीक है। तो 50% उसके इनकम, 50% उसका खर्चा माना जाएगा। सेक्शन 44A में, सेक्शन 44A में बताया गया है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रक्स और लीजिंग ऑफ ट्रक के बारे में, तो कुल मिलाकर ये ट्रक के बारे में एप्लीकेबल है। मैंने प्रीवियस क्लास के साथ केवल ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज़ किया है, तो गलत वर्ड यूज़ कर लिया था। 44A की ये में बात करेंगे तो ट्रक के बारे में बताया गया है। ट्रांसपोर्ट में किसके बारे में बताया गया? केवल ट्रक के बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में देखो क्या है क्या नहीं है, आगे देखिए कि प्रीजम्पटिव इनकम के लिए क्या क्या प्रोविजंस है। पहली बात है कि एसएससी के पास में प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम 10 ट्रक ही हो सकते हैं, चाहे छोटा ट्रक हो, चाहे बड़ा ट्रक हो, चाहे मीडियम साइज का ट्रक हो, कोई सा भी ट्रक हो, मैक्सिमम 10 ट्रक ही हो सकते हैं ऐसे व्यापारी। तभी हम छोटा मानेंगे। मान लीजिए वो उसके बाद 11 ट्रक है,
ठीक है, उसकी इनकम तो ठीक है भाई, उसकी जो सेल्स जो टर्नओवर था वो तो 2 करोड़ से कम हो गया, सब कुछ सारी बात सही है, लेकिन फिर वो 2 करोड़ वाली बात तो अलग ही हो गई, वो जिसमें शामिल है भी नहीं, है ना, 2 करोड़ वाली तो बिल्कुल अलग प्रोविजन है, वो इसमें शामिल है भी नहीं। तो यहाँ पर हम नियम जो एप्लीकेबल करेंगे वो केवल इतना एप्लीकेबल करेंगे भाई, इसके बाद 10 ट्रक ही होनी चाहिए, 11 ट्रक भी हो गया ना तो उसे शामिल नहीं करेंगे। 10 ट्रकों की संख्या में जो हायर परचेज सिस्टम पर या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर यदि हमें कोई ट्रक लेना है वो भी शामिल है इसके अंदर। कोई ये बोले ना कि यार मैं तो अभी तक इसका मालिक बना ही नहीं है, तो मेरे किराया हायर परचेज मेथड पे लिया हुआ है, तो वो भी इसके अंदर मान लिया जाएगा कि आप इसके मालिक हो। इनकम कितनी टैक्सेबल होगी वो हम नेक्स्ट पेज पे लेंगे। तो इनकम देखिए इसके अंदर सबसे अलग प्रोविजन है बिल्कुल, कि लाइट या मीडियम व्हीकल वर्ड यूज किया है। अब लाइट और मीडियम व्हीकल यूज किया है तो 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल उसका इनकम मान लेंगे हम। अब खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे, चाहे आपका कितना पेट्रोल जले, कितना टायर घुसे, चाहे टायर कितना घूम जाए आपका, या फिर आपका है ना कितना ही पेट्रोल डीजल जल रहा है, कितना उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना इंश्योरेंस पेमेंट करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास ट्रक है, चाहे आप चला पा रहे नहीं चला पा रहे, क्या है क्या स्थिति, कितना आपको टर्न ओवर से कोई मतलब नहीं है। लाइट और मीडियम व्हीकल के यदि आपके पास में ट्रक है, लाइट मीडियम व्हीकल के ट्रक है, इस नाम से क्वेश्चन आता है, तो आपको 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल, मतलब एक व्हीकल के लिए इनकम मानी जाएगी। मान लो 10 के 10 ट्रक ऐसे हैं तो 75,000 रुपये साल भर की आपकी इनकम हो गई, ओ सॉरी 75,000 एक महीने की इनकम हो गई। पर अब ये बात आती है कि हेवी गुड्स व्हीकल की बात की जा रही है। तो हेवी गुड्स व्हीकल कौन से, जो वाहन नहीं, वो सारे सारे हेवी गुड्स व्हीकल है, उनकी डेफिनेशन नहीं चली गई है। उसमें हम 1,000 रुपये पर मंथ मानेंगे। 1,000 पर मंथ 7.5 से कम तो नहीं हो सकता, उसका ज़्यादा ही होगा, आगे ध्यान से ध्यान दो। पर टन की ना टन कैपेसिटी वाला है वो यहाँ पर, ठीक है ना। एंड फॉर एनी पार्ट, मान लीजिए उसका कोई एक पार्ट भी उससे ज़्यादा है, जैसे कि मतलब 13.5 है, तो 13.5 को है ना उसके पार्ट के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर 13.5 है, 0.5 के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे 1,000 पर मंथ के हिसाब से, मतलब उसका 0.5 से इंटू कर देंगे उसे। तो यहाँ पर 13,000 पर मंथ है खर्चा, और पर टन के लिए खर्चा, और एनी पार्ट के लिए खर्चा है। तो ये हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हेवी गुड्स व्हीकल की बात की जाती है कि हेवी गुड व्हीकल क्या है। ऐसा गुड व्हीकल हेवी गुड व्हीकल होना है जिसका जो खाली ट्रक का वजन है ना वो 12 टन से अधिक है, 12 टन तक है ना, तो वो लाइट या मीडियम व्हीकल माने जाएंगे। लाइट और मीडियम व्हीकल माने जाएंगे तो उनका 7,500 पर मंथ पर व्हीकल है, और इसका 1,000 रुपये पर मंथ पर टन चार्ज इनकम मानी जाएगी। 13 टन है तो 13,000 रुपये हो गया, 14 टन है 14,000 पर मंथ हो गया, 15 टन है 15,000 पर मंथ हो गया। अदर प्रोविजंस रिलेटिव टू प्रेजेंट टू इनकम, तो ये बात आ गई यहाँ पर, ट्रक की बात भी हो गई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अदर प्रोविजंस क्या क्या है। सभी करदाताओं को, तो जो इंडिविजुअल एचयूए फर्म कंपनी एटी से, उनको सबको ये बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कंपनी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, भाई कंपनी को सी ऑडिट करना जरूरी तो उसको बेनिफिट नहीं मिलना है, उसका भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन 30 से 38 के जो सारे एक्सपेंस वो हम सारे डिसल हो जाएंगे, क्योंकि हमने सीधे केवल 8% इनकम मान ली। अब आपको नहीं पता कि कितनी हमें खर्चे हुए कितने नहीं हुए। ये ऐसा इसलिए क्या है कि लोग जगह अकाउंट मेंटेन नहीं करवाते, उनके अकाउंट से फ्री करने के लिए किया था, और ये चोरी भी नहीं कर पाए। डिप्रिशिएशन की जो छूट नहीं मिलेगी इसके अंदर किसी प्रकार की, क्योंकि हमने सारे कोई से खर्चा अलाउ ही नहीं, तो डिप्रिशिएशन छूट भी कहाँ से मिलेगी आपको। ये कंसेप्ट, एक टॉपिक है हमारा जनरेटिव इनकम का, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक रूल है, ये मैं दूसरी या तीसरी बार स्टडी करा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा डीप डिटेल में करा रहा हूँ, कि चाय कॉफ़ी रबर ये इनकी बात की आएगी थी, ये टी कॉफ़ी रबर टी इनकी बात की जाती थी कि इनके अंदर हम बिज़नेस कर रहे हैं, इनका हम एग्रीकल्चर करें, तो इनमें कुछ इनकम तो एग्रीकल्चर, कुछ इनकम बिजनेस से मानी गई थी। तो सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि आप इसे अल्फ़ाबेटिकली जो सा आता है वो CRTC फॉर्म में जमाएंगे। सी पहले आता है, फिर आ रहा है, फिर टी आता है। CRTC, सी से मतलब कॉफ़ी, कॉफ़ी का मतलब 25%, फिर 35, फिर 40, सब असेंडिंग ऑर्डर में 25, 35, 40। तो ये सबका सब पार्ट क्या मानी जाएगी, बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ठीक है। अब आपका सी से मतलब कॉफ़ी, आर से मतलब रबर, टी से मतलब टी चाय। तो CRD 25, 35, 40, तो ये बिजनेस इनकम हो गई। तो फिर एग्रीकल्चर इनकम कितनी बची, 100% में बता दीजिए। ये 75 बच गई, ये 65 और ये 60% बच गई। तो हमें केवल एक ही याद रखना, बिजनेस इनकम, बाकी तो ऑटोमेटिक हम 100 में से माइनस कर देंगे, आ जाएंगे। अब कॉफ़ी के बारे में नया कंसेप्ट ये यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ रहे हैं कि कॉफ़ी को क्या है, आपने केवल विदाउट प्रोसेसिंग भेज दिया, मतलब केवल शुद्धिकरण, केवल प्योरीफाई करा और आपने इस कॉफ़ी को बेच दिया, तो आपको 25% बिजनेस इनकम माना जाएगा। लेकिन मान लो आप इसे फर्दर प्रोसेसिंग के साथ में, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग मतलब क्या, आपने शुद्धिकरण तो किया ही किया, उसके साथ में प्लस आपने रोस्टेड और कर दिया, उसे बुन कर दिया है आपने कॉफ़ी को बुन कर दिया है। ये बिजनेस भी आप कर रहे हो, जिससे आप डायरेक्ट उस कॉफ़ी को यूज़ कर पाता है कस्टमर। तो फिर उस केस के अंदर आपकी 40% हो जाएगी बिजनेस इनकम, क्योंकि आपने इसके अंदर बिजनेस की एक्टिविटी बढ़ा दी है इसके अंदर। तो ये कितना सा रूल है, इतना सा रूल है कि चाय कॉफ़ी भी चाय के बराबर आ सकती है। कब, सिंपल से बात क्या है, जो कॉफ़ी है, जो कॉफ़ी के लिए भी चाय वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, यदि यदि आपने उसे रोस्टेड कर दिया है, उसे प्योरीफाई कर दिया है, तो एप्लीकेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम कमीशन और इंश्योरेंस एजेंट एक्सपेंस, ये भी आपको क्या हो जाएगा,
आपको अलाउ है। और ये हम अच्छा ये सॉरी एक नया टॉपिक इसके बाद करवा दें। तो पहले मेरे हिसाब से ये टॉपिक हम क्लियर हो गया होगा, बस इतना सा चेंज आया है कि कॉफ़ी भी चाय के बराबर हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब उसे आपने बुनकर रोस्टेड करके आपने उसे सप्लाई करी है। तो बस ये वर्ड आ जाए विथ प्रोसेसिंग या बुनकर वर्ड आ जाए तो फिर आप इसमें क्या आंसर देंगे? 40%। अब आती इनकम फ्रॉम कमीशन और इंश्योरेंस एजेंट, इनकी बात करी गई है। तो इनको किस प्रकार से, इनका एक छोटा सा चार्ट है, वो मैंने इसका एडिट सर्च किया है कि मान लीजिए आपने जस्ट नए व्यवसाय का इंश्योरेंस के लिए आपने कमीशन मिला है, आपने बीमा एजेंट हो आप, और आपको कमीशन मिला किसके लिए? बिल्कुल नया इस्टेब्लिशमेंट था। तो उसके अंदर एक्सपेंस की बात करी गई यहाँ पर, यहाँ आई हेडिंग कर दिया यहाँ कि आपको एक्सपेंस कितने अलाउ होंगे, बाकी सब आपकी इनकम मानी जाएगी। तो नया ही बिजनेस कल किया है आपने, उसका कमीशन आपको मिला है, तो 50% आपको एक्सपेंस के रूप में अलाउ होगा। और मान लीजिए आपने किसी का पुराने बिजनेस का नवीनीकरण रिवेन्यू किया है, उसका रिवेन्यू का इंश्योरेंस किया आपने, तो आपको 50% एक्सपेंस के रूप में लाओगा। तो ये एक्सपेंस के रूप में लाओ, या इनकम की बात नहीं करा, एडवर्स बात करा है कि यहाँ 50% एक्सपेंस अलाउ है नए बिजनेस के लिए, आपने उसका इंश्योरेंस किया है, उसका कमीशन मिला है। तो पुराना बिजनेस है उसका आपको कमीशन मिला है, तो फिर आपको 50% अलाउ है। और दोनों को अलग अलग लेखा नहीं होने पर दोनों को सम्मिलित रूप से आपने कोई एंट्री आ गई है आपके पास में, तो 33 सही 1/3 मतलब 1/3 जो है वो आपको एक्सपेंस के रूप में अलाउ हो जाएगा। खर्चा दोनों कंबाइंड रूप से आपके पास कोई फाइल आ गई है। इसके बाद में बताया कि एनएससी, एनएसएस, पीपीएफ आदि वित्तीय उत्पाद बिक्री उत्पाद कमीशन की आय होती है। तो ये सब नेशनल सेविंग स्कीम के तहत आपको ये पीपीएफ अकाउंट खुलाते हो, इस तरह का आपको कहीं कमीशन मिलते हो, तो 50% तो आपको एक्सपेंस के रूप में अलाउ हो जाएगा, बाकी 50% इनकम मानी जाएगी। यदि करदाता केवल बीमा एजेंट है और उसने परिकल्पित उपयोग की कटौती 20,000 से अधिक नहीं मिलेगी, ये भी एक प्रोविजन है कि आप परसेंटेज तो निकाल रहे हो लेकिन केवल आप बीमा एजेंट हो, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी केवल बीमा एजेंट नहीं होता, वो साइड में बिजनेस करता है। बीमा वाला काम एक बिल्कुल साइड बिजनेस है। यदि फिर भी कोई ऐसा बिजनेस मैंने जो केवल बीमा ही काम करवाएगा ना काम करता है, तो उसे केवल 20,000 रुपये ही इससे अधिक का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 20,000 रुपये से ज़्यादा अधिक कटौती नहीं मिलेगी, सॉरी प्रॉफिट की बात नहीं, कटौती नहीं मिलेगी उसे। अब आगे बात की, यदि करदाता बीमा एजेंट के साथ साथ एनसीज, पीपीएफ आदि के एजेंट भी है, तो उसके अतिरिक्त कार्य है तो कमीशन की कुल स्वीकृत परिकल्प होगी सीमा 30,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। मतलब वो बीमा इंश्योरेंस वाला भी कराता है और ये एनएसएस पीपीएफ वाला ये वाला काम भी करता है, तो उसको 20 की जगह 30,000 मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला जो बस पहली लाइन वो इंपॉर्टेंट थी, बाकी ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही ये बताया गया है जो राइटर्स होते हैं उनको अधिकार शुल्क के बारे में बात की गई है। अधिकार शुल्क की बात ये बताई गई है इनके बारे में कि यदि ये व्यक्ति कार्य करता है जिसको शुल्क 25,000 रुपये से कम है, तो एसी का 25% या 5,000 रुपये जो भी एकदम मैक्सिमम है वही आपको परिकल्पित वे के रूप में लाओगे। ठीक है, तो 25% हो जाएगा यहाँ पर, और 5,000 रुपीज़ मैक्सिमम है परिकल्पित वे के रूप में अलाउ होंगे आपको। ये भी तब अलाउ होंगे जब आपको 25,000 रुपये से कम का आपने अधिकार शुल्क आपने पेमेंट मिल रहा हो, आपको रॉयल्टी आपको इससे कम मिल रही हो, तब की बात है ये। ठीक है, तो इतना सा प्रोविजन है, इतने से और थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है तो केवल बस स्टार्टिंग की 2-3 लाइनों से क्वेश्चन पूछा, जो कि मैंने आपको ये बार करवा रहा हूँ, बाद में आगे वो क्वेश्चन टफ नहीं करता है। तो आज की इसी के साथ में ही इस पूरे चैप्टर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का समापन होता है। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते हमने देख लिया कि हमारे बहुत सारे प्रोविजंस हमने स्टडी कर ली। काफ़ी ज़्यादा माइंड के अंदर इतने सारे रूल्स याद करना इतना ईजी कोई नहीं है, 2 या 3 बार हमें रिवीजन, 4 बार रिवीजन में करना पड़ता है, जाकर हम याद रहते हैं। मैंने जो सारे प्रोविजंस लिए हैं वो इंपॉर्टेंट लिए। इसके अंदर भी आप चाहो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स कम कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाना मैं आपके लिए यूजफुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो सारे जो क्वेश्चन है वो सारे इन्हीं नोट्स में पुटअप हो जाएंगे। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन गलती से रह जाए तो रह जाए, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाएंगे। उस इक्के दुक्के क्वेश्चन के लिए आपको ये मान के चलिए कि आपका 20-30% का सिलेबस और बढ़ जाएगा, तो वो आपको ऐसी मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। फाइन आपका टाइम बहुत ज़्यादा चल जाएगा उसके अंदर। बाकी मैं और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, इस कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। तो आज की क्लास में इतना ही। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यहीं पर समापन होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।